एक ऐसी किताब है जो लिखी तो गई 500 साल पहले, लेकिन आज भी जब कोई नेता थोड़ी चालाकी या बेरहमी दिखाता है तो लोग तुरंत कहते हैं कि वो मैकियावेलियन है। हाँ, और ये शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आज हम उसी किताब निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस की परतों को खोलकर देखेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं और उस पर की गई रिसर्च भी है, और हमारा मकसद ये समझना है कि सत्ता और नैतिकता पर लिखी गई ये किताब आज भी इतनी ताकतवर और परेशान करने वाली क्यों है। और ये सवाल भी कि मैकियावेलियन होने का असली मतलब क्या है। क्या ये किताब वाकई तानाशाहों के लिए गाइड बुक है जैसा कई लोग मानते हैं, या फिर ये राजनीति की उस कड़वी हकीकत को उजागर करती है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते, कि सत्ता के खेल में मतलब उसूलों की जगह अक्सर व्यावहारिकता ले लेती है। इसकी कहानी को समझने के लिए हमें 1513 में चलना होगा। निकोलो मैकियावेली एक 44 साल का डिप्लोमेट जिसका 14 साल का शानदार करियर रातों रात खत्म हो गया है। हाँ, फ्लोरेंस में सरकार बदल गई है और मेडिची परिवार वापस सत्ता में आ गया है। और मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया जाता है, साजिश के शक में गिरफ्तार किया जाता है और बुरी तरह यातनाएं दी जाती हैं। बिल्कुल। रिहा होने के बाद वो शहर से दूर अपने छोटे से फार्म पर एक तरह से नजरबंद है। और इन्हीं खाली और कड़वी शामों में वो एक छोटी सी किताब लिखना शुरू करता है, इस बारे में कि सत्ता कैसे जीती जाती है और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे बनाए कैसे रखा जाता है। और वो ये किताब मतलब हवा में नहीं लिख रहा था। उसने जो कुछ भी लिखा वो उसके अपने तजुर्बों का निचोड़ था। मैकियावेली जिस माहौल में पला बड़ा वो आज के हिसाब से किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म जैसा था। 15वीं सदी का फ्लोरेंस कहने को तो एक गणराज्य था, लेकिन असल में उस पर मेडिची परिवार का कंट्रोल था, जो अमीर बैंकर थे। अच्छा, तो एक तरह की पर्दे के पीछे से चलने वाली तानाशाही। बिल्कुल। मतलब अस्थिरता और साजिशें आम बात थी। आम बात से कहीं ज्यादा। मैकियावेली ने बचपन में ही राजनीति का सबसे घिनौना रूप देख लिया था। 1478 में जब वो बच्चा था, मेडिची परिवार के खिलाफ उनके दुश्मन पांजी परिवार ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने शहर के मुख्य चर्च में प्रार्थना के दौरान लोरेंजो डी मेडिची और उसके भाई पर हमला किया। भाई तो मारा गया, लेकिन लोरेंजो बच निकला। और इसके बाद जो हुआ वो मैकियावेली के दिमाग पर छप गया। साजिश करने वालों को पकड़कर सरकारी इमारत की खिड़कियों से लटका दिया गया और उनकी लाशें हफ्तों तक वहीं झूलती रहीं। बाप रे। हाँ, ये एक साफ संदेश था कि सत्ता को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। और इसमें धर्म की क्या भूमिका थी? उस दौर में तो चर्च बहुत ताकतवर था। बिल्कुल, और धर्म और राजनीति खतरनाक तरीके से एक दूसरे में गुंथे हुए थे। इसी साजिश को पोप का भी समर्थन हासिल था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, उस जमाने में पोप सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ताकतवर राजा की तरह थे। उनकी अपनी सेनाएं थीं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, और चर्च के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, एक्सकम्युनिकेशन, यानी किसी को समुदाय से बाहर निकाल देना। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ एक धार्मिक सजा नहीं थी, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक दांव था। कैसे? अगर किसी राजा को एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता तो उसकी प्रजा की वफादारी की शपथ खत्म हो जाती थी। मतलब कोई भी उसे मार सकता था या उसके राज्य पर कब्जा कर सकता था। अच्छा, तो इन सब ने मैकियावेली की सोच को घड़ा? हाँ, उसने सीखा कि दुनिया उसूलों पर नहीं बल्कि ताकत, धोखे और मौका परस्ती पर चलती है। और इसी उथल पुथल के बीच फ्लोरेंस में एक और बड़ा बदलाव है ना? एक पादरी के हाथ में सत्ता आ गई थी। हाँ, और ये घटना दिखाती है कि वो दौर कितना अप्रत्याशित था। मेडिची परिवार को कुछ समय के लिए शहर से निकाल दिया गया और सत्ता पर कब्जा कर लिया एक कट्टरपंथी पादरी गिरोलामो सेवोनारोला। अच्छा। उसने फ्लोरेंस को एक तरह के धार्मिक राज्य में बदल दिया। कला, संगीत, हर तरह के ऐशो आराम पर पाबंदी। हजारों की संख्या में किताबें और कलाकृतियां चौराहों पर जलाई गईं। लेकिन ये सब ज्यादा दिन चला नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, लोगों का भ्रम जल्द ही टूट गया। सवोनारोला की कट्टरता उसी पर भारी पड़ी और आखिरकार उसे ही विधर्मी करार देकर उसी चौराहे पर जिंदा जला दिया गया जहां वो किताबें जलाता था। और इसी अराजकता के बाद मैकियावेली को राजनीति में आने का मौका मिला। सही कहा। सवोनारोला के पतन के बाद
जब फ्लोरेंस में फिर से गणराज्य स्थापित हुआ तो 29 साल के मैकियावेली को एक बड़ा डिप्लोमेटिक पद मिला। अगले 14 साल तक उसने फ्लोरेंस के लिए देश विदेश में मिशन किए और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो द प्रिंस किताब का मुख्य नायक या कहें तो खलनायक बन गया। सेजारे बोर्जिया। हाँ, सेजारे बोर्जिया। सेजारे बोर्जिया पोप का बेटा। मैंने सुना है मैकियावेली उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। ऐसा क्या खास था उसमें? मैकियावेली के लिए बोर्जिया हर उस चीज का प्रतीक था जो एक असरदार शासक में होनी चाहिए। सोचिए, मैकियावेली का बॉस पिएरो सोडेरिनी एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो हिचकिचाता था, फैसले लेने में देर करता था। और वहीं दूसरी तरफ था सेजारे बोर्जिया, आकर्षक, बुद्धिमान, निर्मम और अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल साफ। वो पोप अलेक्जेंडर 6 का बेटा था और पोप की ताकत का इस्तेमाल करके मध्य इटली में अपने लिए एक नया राज्य बना रहा था। और मैकियावेली ने उसे करीब से देखा था। हाँ, कई महीनों तक एक मिशन पर रहते हुए। तो उसने बोर्जिया को काम करते हुए देखा होगा। उसकी क्रूरता के कुछ उदाहरण हैं जो मैकियावेली ने खुद देखे हों। हाँ, और एक घटना ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। बोर्जिया के कुछ कमांडर्स उसके खिलाफ हो गए थे, तो बोर्जिया ने उन्हें बातचीत के बहाने सेनेगालिया नाम के शहर में बुलाया। अच्छा। उसने ऐसा दिखाया कि वो सुलह करना चाहता है। वो उन सब से गले मिला, दोस्ती की बातें की और फिर लेकिन जैसे ही वो सब शहर की दीवारों के अंदर आए, निहत्थे आए। बोर्जिया के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उसी रात उन सब का गला घोंट दिया गया। बाप रे। और मैकियावेली उस वक्त वहीं था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह कितनी खूबसूरती से किया गया धोखा था। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब बोर्जिया ने पहले उसी आदमी का इस्तेमाल किया व्यवस्था बनाने के लिए। बिल्कुल। और फिर लोगों की नफरत शांत करने के लिए उसी को बलि का बकरा बना दिया। एकदम। ये तो क्रूरता के साथ साथ एक बहुत ही ठंडा राजनीतिक कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और यही वो बात है जो द प्रिंस के केंद्र में है। मैकियावेली के लिए ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई कार्रवाई थी जिसका एक मकसद था। बोर्जिया ने रोमाग्ना इलाके में शांति स्थापित करने के लिए अपने सबसे क्रूर मंत्री रेमिरो दे ओर्को को खुली छूट दी। दे ओर्को ने बड़ी बेरहमी से विद्रोह को कुचल दिया और व्यवस्था कायम की, लेकिन उसकी क्रूरता से लोग नफरत करने लगे। तो बोर्जिया ने क्या किया? जब दे ओर्को का काम पूरा हो गया और वो एक बोझ बनने लगा, तो बोर्जिया ने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। एक सुबह शहर के लोगों ने देखा कि चौक पर रेमिरो दे ओर्को की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी है और पास में एक खूनी कुल्हाड़ी रखी है। और मैकियावेली लिखता है कि इस भयानक नजारे ने लोगों को एक ही साथ संतुष्ट और स्तब्ध कर दिया। हाँ, संतुष्ट इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जालिम से छुटकारा मिल गया और स्तब्ध इसलिए क्योंकि उन्हें बोर्जिया की ताकत का एहसास हो गया। वाह, एक ही झटके में शांति भी स्थापित हो गई और नफरत का कारण भी खत्म हो गया। सही पकड़ा। मतलब सवाल ये नहीं था कि क्या सही है या गलत, बल्कि ये था कि नतीजा हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही सोच द प्रिंस को इतना आधुनिक और साथ ही इतना परेशान करने वाला बनाती है। मैकियावेली नैतिकता को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन वो उसे राजनीति के समीकरण से बाहर कर देता है। उसके लिए राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सबसे ऊपर है। किचाना नहीं चाहिए। और इसी सोच से किताब का वो सबसे मशहूर सवाल निकलता है कि एक शासक को अपनी प्रजा का प्यार जीतना चाहिए या उनमें अपना डर पैदा करना चाहिए। हाँ, ये शायद किताब का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। मैकियावेली का जवाब बेहद व्यावहारिक है। वो कहता है, सबसे अच्छा तो ये है कि लोग आपसे प्यार भी करे और डरे भी। लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ मुश्किल है, इसलिए अगर एक को चुनना हो तो प्यार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है डरा जाना। और इसके पीछे उसका तर्क क्या है? ये सुनने में तो बहुत क्रूर लगता है। उसका तर्क इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। वो कहता है कि प्रेम एक एहसान के रिश्ते पर टिका है जिसे इंसान मतलबी होने पर कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन डर सजा के खौफ पर टिका होता है और सजा का डर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल है। वो क्या है? मैकियावेली कहता है कि शासक को डर तो पैदा करना चाहिए, पर नफरत से हर हाल में बचना चाहिए। डर और नफरत में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। डर से लोग अनुशासित रहते हैं, लेकिन नफरत से वो विद्रोही बन जाते हैं।
और नफरत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहना। अच्छा। उसका एक मशहूर वाकया भी है इस पर। हाँ, कि एक इंसान अपने पिता की मौत को जल्दी भूल सकता है लेकिन अपनी विरासत के नुकसान को नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ क्रूरता या ताकत ही काफी नहीं है? एक शासक का सिर्फ शेर बनकर काम नहीं चल सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैकियावेली के लिए वो एक अधूरा शासक होगा। यहीं पर उसका शेर और लोमड़ी का सिद्धांत आता है। वो कहता है कि शासक को भेड़ियों को डराने के लिए शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, लेकिन वो जालों को नहीं पहचान पाता। उसके लिए लोमड़ी की चालाकी चाहिए। यानी शासक को ये भी समझना होगा कि कब धोखा देना है, कब चालाकी दिखानी है। निभाना चाहिए जब तक उससे फायदा हो रहा हो, और अगर नुकसान हो तो उसे तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकना चाहिए। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, उसे हमेशा सद्गुणी दिखना चाहिए। दिखना चाहिए मतलब असल में होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये शायद आज की राजनीति के लिए सबसे प्रासंगिक बात है। मैकियावेली कहता है कि एक शासक के लिए दयालु, वफादार, ईमानदार और खासकर धार्मिक दिखना बहुत जरूरी है, भले ही वो अंदर से ऐसा ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा वो लिखता है, हर कोई ये देखता है कि आप क्या दिखते हैं, बहुत कम लोग ये महसूस कर पाते हैं कि आप असल में क्या हैं। मतलब आम लोग बाहरी दिखावे से प्रभावित होते हैं। हाँ, और जब तक नतीजा अच्छा है वो तरीकों पर सवाल नहीं उठाते। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि मैकियावेली ने ये किताब लिखी ही क्यों? क्या वो सच में दुनिया को ये सिखाना चाहता था कि एक अच्छा तानाशाह कैसे बने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब काफी हद तक व्यक्तिगत है। असल में द प्रिंस एक तरह की नौकरी की अर्जी थी। जॉब एप्लीकेशन? हाँ, मैकियावेली राजनीति से बाहर होकर बेबस और बेचैन था। उसने ये किताब फ्लोरेंस के नए शासक लोरेंजो डी मेडिची को समर्पित की। ये वो लोरेंजो का पोता था, है ना? हाँ, उसका पोता। और उसे उम्मीद थी कि सत्ता का इतना गहरा और यथार्थवादी विश्लेषण देखकर मेडिची परिवार प्रभावित होगा और उसे दोबारा सरकार में कोई पद दे देगा। तो क्या उसकी ये कोशिश कामयाब हुई? विडंबना देखिए, ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। मतलब? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लोरेंजो ने इसे कभी पढ़ा भी, और अगर पढ़ा भी होगा तो शायद वो डर गया होगा। सोचिए, कौन ऐसे सलाहकार को काम पर रखेगा जो खुलेआम कहता हो कि धोखा देना और वादा तोड़ना राजनीति का एक जरूरी हिस्सा है। सही बात है। किताब की क्रूर ईमानदारी ने ही मैकियावेली को नौकरी के लिए अयोग्य बना दिया। तो ये किताब उसके जीवन काल में मशहूर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये किताब मैकियावेली की मौत के 5 साल बाद 1532 में छपी और छपते ही इस पर बवाल मच गया। अच्छा। कैथोलिक चर्च ने इसे अपनी प्रतिबंधित किताबों की सूची में डाल दिया। यूरोप में मैकियावेलियन शब्द शैतान का पर्यायवाची बन गया। खासतौर पे इंग्लैंड में शेक्सपियर जैसे लेखकों ने उसे एक शैतानी किरदार के रूप में पेश किया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यू दिवस पर हुआ नरसंहार था, जब हजारों प्रोटेस्टेंट को मार दिया गया। इसके लिए रानी कैथरीन डी मेडिची की इतालवी चालाकी को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि ये सब मैकियावेली की शिक्षाओं का नतीजा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके गहरे अर्थ को भी समझा होगा। बिल्कुल। फ्रांसिस बेकन जैसे विचारकों ने मैकियावेली की तारीफ की। बेकन ने लिखा, हम मैकियावेली और ऐसे ही लेखकों के आभारी हैं जो ये लिखते हैं कि इंसान क्या करते हैं, ना कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। और यही इस किताब की असली और स्थायी विरासत है। इसने राजनीति को आदर्शों और धर्म की दुनिया से निकालकर यथार्थवाद की जमीन पर ला खड़ा किया। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? द प्रिंस एक परेशान करने वाली किताब है। हाँ, है तो। क्योंकि ये हमें सत्ता और नैतिकता के बीच के उस असहज रिश्ते का सामना करने पर मजबूर करती है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। मैकियावेली क्रूरता का जश्न नहीं मनाता, वो बस उसे एक औजार के रूप में देखता है जिसे जरूरत पड़ने पर ठंडे दिमाग और सटीकता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो इस किताब की छवि को और जटिल बना देती है। कौन सी? किताब का ज्यादातर हिस्सा क्रूर और व्यवहारिक सलाह से भरा है, लेकिन इसका आखिरी अध्याय अचानक पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वो देशभक्ति वाला अध्याय। बिल्कुल, ये एक भावुक देशभक्ति से भरा आह्वान है। इसमें मैकियावेली इटली के किसी नेता से अपील करता है कि वो उठे, इटली को एकजुट करे और उसे विदेशी आक्रमणकारियों से आजाद कराए। ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ धोखा और क्रूरता और दूसरी तरफ देशभक्ति। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे बुरे काम एक अच्छे बड़े मकसद यानी एक मजबूत और आजाद इटली के लिए जायज थे? क्या ये द एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स का क्लासिक उदाहरण है? बिल्कुल।
यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि मैकियावेली के लिए ये सभी कठोर तरीके अपने आप में मंजिल नहीं थे, बल्कि साधन थे। हाँ, एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने का साधन थे। और वो मंजिल थी राज्य की ताकत, एकता और आजादी। वो एक सच्चा देशभक्त था। उसने एक बार अपने दोस्त को लिखा भी था, मैं अपने देश को अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल। शायद उसके लिए एक मजबूत राज्य बनाने के लिए जो अपने लोगों की रक्षा कर सके, कुछ क्रूर फैसले लेना एक जरूरी बुराई थी। जाते जाते एक विचार, मैकियावेली का एक तर्क ये भी है कि एक सफल शासक को समय के साथ अपना स्वभाव बदलना आना चाहिए, कभी शेर की तरह, कभी लोमड़ी की तरह। लेकिन वो ये भी मानता है कि ऐसा करना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। हम सब अपने स्वभाव के गुलाम होते हैं और अक्सर उन्हीं तरीकों से चिपके रहते हैं जो अतीत में हमारे लिए काम कर चुके हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जो सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बल्कि हर तरह के नेतृत्व पर लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, खेल हो या जिंदगी। हाँ, ये सवाल हमेशा बना रहता है कि कोई ये कैसे जाने कि सफलता दिलाने वाले फॉर्मूले को छोड़ने का सही समय कब है, इससे पहले कि वही फॉर्मूला आपकी असफलता का कारण बन जाए। शायद यही वो सवाल है जो मैकियावेली 500 साल बाद भी हम सबसे पूछ रहा है।